हम बताने जा रहे हैं आज आपके लिए कौन सी खबरें हैं खास। पहली खबर, दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम की खबर पर आज हम बहुत बड़ा खुलासा दिखाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या बम की धमकियों के पीछे आईएसआईएस है। दूसरी खबर, पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का फाइनल डेटा आ चुका है। 11 दिन बाद 6% मतदान बढ़ने पर सियासी घमासान क्यों मचा है। तीसरी खबर, अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज 3 सीटों की इतनी चर्चा क्यों। तीनों सीटों पर बीजेपी कांग्रेस की ओर से चेहरे कौन होंगे, बड़ी खबर दिखाएंगे। चौथी खबर, भारत की सुपरसोनिक उड़ान लेकिन चीन पाकिस्तान क्यों परेशान। और पांचवी खबर, पहाड़ों की गुफाओं में हूती के मिसाइल बेस क्यों, अमेरिका पर हमले का प्लान सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा करेंगे। फिक्र आपकी की शुरुआत में आज एक धमाकेदार इंटरव्यू से हम करने जा रहे हैं। चुनाव के बीच तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी9 ग्रुप को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री ने टीवी9 के 5 संपादकों के साथ लंबी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में संविधान बदलने को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर चौंकाने वाली बात कही है और इस इंटरव्यू में महाराष्ट्र को लेकर कई ब्रेकिंग न्यूज प्रधानमंत्री ने दी है। बंगाल के चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी बात की है और इस इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल की बात करते हुए एक लम्हा ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे को लेकर क्या कहा, आप इस इंटरव्यू में देख पाएंगे। टीवी9 के 5 संपादकों के साथ प्रधानमंत्री ने आज ही ये बात की है। टीवी9 के दर्शक ये पूरा इंटरव्यू कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में देख पाएंगे। देखिए, अब हम आपको इस इंटरव्यू की कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां देने वाले हैं। ये वॉल देखिए, हम प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स ये प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिनका आपको जरूर उत्तर जान लेना चाहिए। ये राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए, ये राउंड टेबल इंटरव्यू आप देख रहे हैं। हमारे 5 एडिटर्स बैठे हुए हैं, साथ में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और कल रात, ये समय नोट कर लीजिए, कल रात 8 बजे यानी कि बृहस्पतिवार रात 8 बजे ये इंटरव्यू आपके सामने होगा। ये राउंड टेबल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए। फिक्र आपकी के उन तमाम दर्शकों से मैं कहूंगी कि ये इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। अब फिक्र देश के उन करोड़ों अभिभावकों की कर लेते हैं जिनकी सुबह आज एक दहशत के साथ हुई। हमारे जो दर्शक इस वक्त ये शो देख रहे हैं, आज सुबह वो भी स्कूल में अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंता में पड़ गए थे, उनकी सुरक्षा को लेकर टेंशन में आ गए थे। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज़्यादा स्कूलों को आज एक धमकी भरा ईमेल मिला। सवाल उठता है कि ये धमकी वाला ईमेल किसने भेजा और स्कूलों को बम वाली धमकी के मामले में टीवी9 भारतवर्ष बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये कोई शरारत या अफवाह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। टीवी9 भारतवर्ष के पास स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे ईमेल की कॉपी मौजूद है। सभी स्कूलों को एक ही पैटर्न वाला ईमेल भेजा गया। ईमेल भेजने का वक्त सुबह बुधवार के वक्त 5:36 का था। ईमेल में क्या लिखा था, पहले उसे डिकोड करते हैं। मौका है कुछ लोगों को इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में शहीद होना पड़ेगा। हमारे दिल में जिहाद की आग है। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के माध्यम से भेजेंगे और तुम्हारे शरीरों को तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आग की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे अंदर आग पैदा की है। काफिरों, इंशाअल्लाह उसे अपने आसपास रखो और हमेशा के लिए जल जाओ। अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को भेजे गए धमकी वाले ईमेल में मासूम बच्चों के लिए जिहाद, काफिर, गर्दन और चेहरे फाड़ देने, सवारिम जैसे शब्द का जिक्र है। हमने ईमेल के इन शब्दों को एक एक कर डिकोड किया। इन शब्दों के तार खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हैं। कैसे, अब वो बताते हैं। आईएसआईएस कई बार अपने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है, जिहाद के नाम पर उकसाने की कोशिश करता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक इन वीडियोस में सलिल अल सवारिम शब्द का जिक्र होता है। स्कूलों को धमकी वाला ईमेल भी सवारिम नाम से भेजा गया। ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है तलवारों का युद्ध।
प्रोपेगेंडा वीडियो में आईएसआईएस आतंकी भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला करते हुए दिखाई देते हैं। स्कूल भी भीड़भाड़ वाली जगह है। धमकी वाले ईमेल की नफरती भाषा और कट्टर शब्द इस केस में खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की साजिश की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये साजिश वाया पाकिस्तान अंजाम दी गई। शुरुआत से ही जांच एजेंसियों को शक था कि ईमेल भेजने के पीछे किसी एक शख्स का नहीं बल्कि किसी संगठन का हाथ है। अब ये शक यकीन में तब्दील होता दिख रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई, उसका पाकिस्तान कनेक्शन मिला है। धमकी वाले ईमेल एड्रेस पर गौर कीजिए। ये एड्रेस है sawarim@mail.ru। सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में सामने आया है कि sawarim@mail.ru अरबी भाषा का शब्द है। इसका इस्तेमाल 2014 से आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चुनाव के दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अस्थिरता या फिर ये कहें कि माहौल बिगाड़ना चाहती है। इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस भारत के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश तैयार कर रहा है। ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, उसका सर्वर भी विदेश में मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले जांच में यह भी सामने आया था कि रशियन डोमेन का इस्तेमाल कर सभी स्कूलों को मेल भेजा गया। इंटरपोल की मदद से सर्वर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब तक मिले तथ्यों के हिसाब से दिल्ली पुलिस आतंकी एंगल से भी मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग जिलों का डेटा जारी किया है। अब तक मिले डेटा के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के 24 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला। वेस्ट दिल्ली के 21 स्कूलों को ये मेल भेजा गया। इसके साथ ही दक्षिण जिले के 18 स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई। इस मामले में गृह मंत्रालय काफी एक्टिव है। स्कूलों को धमकी के बाद किस तरह एक्शन लिया गया, उसकी डिटेल आपको बताते हैं। धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने पुलिस कंट्रोल रूम्स को सूचना दी। पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए टीमें लगाईं। धमकी के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। स्कूलों को खाली करा लिया गया। बच्चों को घर भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन आज सुबह जब स्कूलों ने धमकी वाला ईमेल देखा तो कैसे चारों तरफ हड़कंप मच गया। 60 सेकंड में 5 घंटे की दहशत दिखाती ये रिपोर्ट देखिए। सेक्टर 30 के दिल्ली पब्लिक स्कूल के भीतर की तलाशी के बाद अब स्कूल के बाहर जो ग्राउंड है उसकी तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, कोई विस्फोटक ना हो। बच्चे तो बहुत छोटे, इनको क्या पता। मेरी बेटी तो इनफैक्ट ये बोल रही थी कि मेरी क्लास में किसी ने बॉम्ब रख दिया, चोर ने बॉम्ब रख दिया। जो है ना वो पहुंची है, स्लीपर डॉग्स पहुंचे, छोटे छोटे से बच्चे। तो आपको कैसे कि स्कूल की तरफ से क्या कहा गया? जी फोन करेगा, हमें बताया गया कि ना बच्चे को ले जाइए। स्कॉट रीजन से बंद बता रहे हैं, स्कॉट रीजन बताया मुझे। नहीं, अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला। एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं। और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन और प्रिकॉशन बेसिस पे हमने सारे स्कूल्स चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, शांति रखें। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन कहीं कोई सत्य नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं। जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उन बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी।
दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी के मुद्दे ने राजधानी के राजनीतिक गलियारों का तापमान भी बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तेजिंदर बग्गा के जिस पोस्ट का जिक्र किया उसमें लिखा था, लावारिस वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। सौरभ भारद्वाज ने बग्गा के पोस्ट और दिल्ली के स्कूलों में बम वाली धमकी को साथ जोड़ दिया और इसे अजीब इत्तेफाक बताते हुए सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने रात को 12:50 पे एक ट्वीट किया कि अपनी सीट के नीचे देखिए, लावारिस वस्तु बम हो सकती है। क्या ऐसे विज्ञापनों का समय दोबारा आ रहा है, या ऐसे विज्ञापनों का समय चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें। और आज सुबह पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। तो ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। सौरभ भारद्वाज के हमले के बाद तेजिंदर बग्गा ने भी एक नया पोस्ट कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने लिखा, केजरीवाल के नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, लेकिन अगर इत्तेफाक से ही बात करनी है तो सबसे पहले शक तो आम आदमी पार्टी पर ही जाता है, क्योंकि इनके नेता केजरीवाल दिल्ली के बाटला हाउस में जाकर दिल्ली में आतंकी हमले करने वाले आतंकवादियों का समर्थन कर चुके हैं। फिलहाल इस मसले पर जमकर राजनीति हो रही है। दोनों तरफ से नेता एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले कर रहे हैं। माता पिता की फिक्र से जुड़ी खबरों के बाद राजनीति की वो खबर जिसे लेकर पूरे देश में अलग ही बहस छिड़ी है। राजनीति इस बात पर गर्म है कि 2 चरणों के वोटिंग टर्नआउट का फाइनल डेटा जारी होने में इतनी देरी क्यों हुई। ये पूरी सियासत समझने के लिए विपक्ष ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल खड़े किए, क्या आरोप लगाए गए, बीजेपी ने क्या जवाब दिया, पहले ये सुनिए। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ। दोनों चरणों में कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े, चुनाव आयोग ने इससे संबंधित फाइनल डेटा 30 अप्रैल को जारी किया। इस पूरी प्रक्रिया में इतनी देर क्यों हुई, इतने दिन क्यों लग गए, कांग्रेस ने सवाल पूछा। 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented and unacceptable. कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल अहम पार्टी है। उसने जब इस पर संदेह जताया तो मिलते जुलते सुर टीएमसी की ओर से भी सुनाई दिए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर पोस्ट लिखकर आंकड़ों में हेर-फेर का आरोप लगाया। दूसरा चरण खत्म होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़े जारी किए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए संख्या से मतदान में उछाल 5.75% का देखा जा रहा है। क्या ये सामान्य है? मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन जो डेटा जारी किया था उससे फाइनल डेटा अलग है, और न सिर्फ अलग है बल्कि इसमें काफी उछाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके बाद चुनाव में चीटिंग का शक जताया। प्राय 19 लक्षर मतो भोटार मेशिन मिसिंग आछे अनेक दिन धरे, যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো নিজের ইচ্ছা মতো লোকের ভোট পাল্টে দিয়ে নিজেদের মেশিন ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এটা আমার সন্দেহ। এই সন্দেহটা যাতে মানুষের মধ্যে না হয় সেই জন্য ইলেকশন কমিশনকে আমরা বলবো, মানুষের সন্দেহটা দূর করুন। বিজেপি কমিশন হয়ে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আপনাকে নিরপেক্ষ কমিশন হিসাবে কাজ করা দেখতে চায় ভারতবর্ষের জনগণ, এবং তাই আসল শক্তিটা কি এটা আপনাদের জানাতে হবে মানুষকে। মানুষ জানতে চায়, যেন প্রতারণা মানুষের সাথে না করা হয়, এটা মানুষ জানতে চায়। जो यहाँ पे सामने खड़ा है। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने फाइनल डेटा जारी होने के बाद सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने वोटरों की संख्या क्यों नहीं बताई। ईसीआई के पहले 2 चरणों में मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी अधिक है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती?
जब तक यह आंकड़ा ज्ञात ना हो, आंकड़े निरर्थक हैं। विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर बीजेपी का क्या जवाब है, ये भी सुनिए। गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडिया अलायंस में, और इनके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसका वैक्सीन केवल और केवल जनता है। इनका ऐसा इलाज करेगी, आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। सियासत अपनी जगह, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष ने जब इन आरोपों की पड़ताल की, चुनाव आयोग की वेबसाइट खंगाली, तो पता चला कि चुनाव आयोग ने सभी आंकड़े प्रतिशत में जारी किए हैं। पहले चरण में कुल 66.14% वोट पड़े। इनमें 66.22% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले, 66.07% महिला वोटरों ने मतदान किया। थर्ड जेंडर टर्नआउट 31.32% रहा। इसी तरह से दूसरे चरण में कुल 66.71% मतदान हुआ। इनमें 66.99% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले, 66.42% महिला वोटरों ने मतदान किया और थर्ड जेंडर टर्नआउट 23.86% रहा। सियासत अपनी जगह, लेकिन विपक्ष के आरोपों का आधार ठीक से समझे तो चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल को शाम 7 बजे टेंटेटिव डेटा जारी किया था। उस समय बताया गया था कि 60% वोटिंग हुई। हालांकि ये भी कहा गया था कि ये फाइनल डेटा नहीं है। इसके बाद अंतिम डेटा जारी करने में 11 दिन का वक्त लगा। अब जानकारी दी है कि पहले चरण में टोटल टर्नआउट 66.14% है, यानी 19 अप्रैल वाले दिन के आंकड़ों से तुलना करें तो इसमें 6.14% का उछाल है। अब इसी तरह से दूसरे चरण को देख लीजिए तो आयोग ने 26 अप्रैल को शाम 7 बजे टेंटेटिव डेटा जारी किया था। तो तब बताया गया था कि मतदान प्रतिशत 60.96% रहा, लेकिन 30 अप्रैल को जारी फाइनल डेटा आया तो पता चला कि वोटिंग टर्नआउट 66.71% रहा, यानी यहां भी 5.75% की बढ़ोतरी हुई। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, कह रहा है कि पहले 24 घंटे के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के भीतर फाइनल आंकड़े जारी कर दिए जाते थे। लेकिन विपक्ष के इस आरोप की जब हमने पड़ताल की तो 2019 के चुनाव के आंकड़ों से मिलान किया तो पता क्या चला, आइए देखिए। 2019 में पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब चुनाव आयोग ने 2 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को टेंटेटिव डेटा जारी किया था। उस समय बताया गया था कि 59.43% मतदान हुआ और इसके बाद फाइनल डेटा 24 अप्रैल 2019 को जारी किया। तब बताया गया पहले चरण में कुल 59.50% मतदान हुआ, 69.50% मतदान हुआ और इस प्रक्रिया में तब 13 दिन लगे थे। दूसरे चरण के लिए मतदान 18 अप्रैल 2019 को हुआ था। तब चुनाव आयोग ने एक दिन बाद यानी 19 अप्रैल को टेंटेटिव डेटा जारी किया था। उस समय बताया गया था कि 69.04% मतदान हुआ। इसके बाद फाइनल डेटा 24 अप्रैल 2019 को जारी किया गया। तब बताया गया कि दूसरे चरण में कुल 69.44% वोटिंग हुई। तब ये बताने में 6 दिन का समय लगा था। 2019 के आंकड़ों से साफ है कि फाइनल डेटा जारी होने में तब भी देरी हुई थी और उस समय भी दोनों चरणों का अंतिम डेटा एक साथ जारी हुआ था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। डेटा पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक जाता है, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीईओ के पास आता है, फिर चीफ इलेक्शन अफसर यानी सीईओ और फिर अंत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग तक पहुंचता है। इसके अलावा दूर दराज या दुर्गम पर्वतीय इलाकों या फिर घंघोर जंगलों में स्थित गांवों के बूथों से मतदान पार्टी को ईवीएम सेट के साथ मुख्यालय तक आने में लगभग उतना ही वक्त लगता है जितना जाने में लगा होता है। कहीं 1 से 2 दिन तो कुछ इलाकों में 2.5 से 3 दिन बाद भी पोलिंग पार्टी स्ट्रांग रूम तक पहुंचती है। ऐसे में उनके आंकड़े अपडेट होते हैं। देरी का ये भी बड़ा कारण है, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि ऐसा 2014 के पहले तो नहीं होता था। तो हमने फिर एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि 6 बजे तक के मतदान का समय होता है और जो भी व्यक्ति 6 बजे लाइन में लग जाता है तो वो मतदान तब तक
वो कर सकता है जब तक कि लाइन पूरी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप 6 बजे चुनाव के टाइम के पहले अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो, खासकर गर्मी का समय है, लोग शाम में देर से आए, तो जो आंकड़े आप 7 बजे 8 बजे जिनकी चर्चा हम टीवी पे और अलग जगहों पे करते हैं और बाद में 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद वो अपडेट होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि इतना लंबा समय तो हमने कभी नहीं देखा अपडेट होते हुए कि कोई 10 दिन 12 दिन लग जाए अपडेट होने में, तो थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा होती है। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा ट्रांसमिशन होता है, इतने बढ़िया बढ़िया ऐप बन गए हैं और सभी कुछ अब कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ कि क्यों इतनी देरी हुई, लेकिन ये देरी जो है ये मतलब मुझे तो थोड़ा सा कम समझ में आती है। कितने पोलिंग स्टेशन होंगे और पूरी ERO के पास और RO के पास पूरी एक बहुत बड़ी टीम होती है डाटा एंट्री की, डाटा वगैरह की, तो वो क्यों, जहाँ तक मुझे लगता है कि संभवतः इतनी देर इसलिए होती है कि जब इलेक्शन में पोल हो जाता है तो मशीनरी में एक थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है कार्य के प्रति। तो इसको मैं यही समझ सकता हूँ कि पोस्ट इलेक्शन शिथिलता का ही एक कारण होता है। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में देरी होती है, लेकिन इतना वक्त लगना उनकी समझ से परे है, क्योंकि उनके मुताबिक अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन होता है। ऐसे कई ऐप आ चुके हैं जिनसे डेटा केंद्रीय चुनाव आयोग तक जल्दी पहुंचता है। शायद सियासत भी इसी कारण से ही हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चुनाव आयोग से ही सवाल नहीं पूछे जा रहे। राजनीति का एक यक्ष प्रश्न कांग्रेस के सामने भी है। सवाल ये कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। प्रश्न ये भी है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे या कांग्रेस कोई सरप्राइज देने वाली है। दिल्ली से लेकर अमेठी और रायबरेली तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि आज दोनों सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा हो जाएगी, लेकिन आज का दिन भी बीत गया। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार का नाम घोषित करने की नई डेडलाइन दी गई। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कहा दोनों सीटों पर अगले 24 से 30 घंटे में प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। यानी कांग्रेस कल शाम तक बड़ा ऐलान करेगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक मई का दिन भी बीत गया। अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। राहुल जी पूरी तरह से तैयार हैं, वो आएंगे लड़ेंगे, लेकिन देर हो रही है। जो सब्र का बांध हम लोगों में है, अमेठी की जनता का सुन करके, जो जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी और भी लोगों में जनता में है, वो बांध अब सब्र का टूट रहा है। इसलिए हम लोग अपने नेता को याद दिलाएं कि जल्दी करिए। राहुल और प्रियंका कांग्रेस की परंपरागत सीट से चुनावी जंग में उतरे, ऐसी ख्वाहिश समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें, ये जनता भी चाहती है, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि परिवर्तन होना है और केंद्र में इंडिया की सरकार बननी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि गांधी परिवार के गढ़ में उम्मीदवारों की घोषणा में देरी क्यों हो रही है। क्या इसे लेकर कोई संकट है या ये किसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने कांग्रेस के टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया, कर्नाटक में खरगे और राहुल की कल रैली होनी है, जिसके बाद सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच इस मुद्दे पर आखिरी चर्चा होगी कि अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका लड़ेंगे या फिर कोई एक लड़ेगा या कोई और लड़ेगा।
इस बीच एक बड़ी खबर आई। अमेठी में अचानक कांग्रेस कैंप में हलचल बढ़ गई। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किशोरी लाल शर्मा अमेठी पहुंच गए, जिसके बाद अमेठी में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमेठी में नामांकन भरने की आखिरी तारीख 3 मई है, यानी अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी को मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस डर गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो खुद मैदान में उतरने से बच रहे हैं। कैसे इसे लेकर जुबानी जंग चल रही है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार के 2 ऐसे मजबूत किले हैं जहां कांग्रेस चुनाव दर चुनाव जीतती रही है। 2014 की मोदी लहर में पूरे देश में कांग्रेस का बहुत खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली। ऐसे खराब वक्त में भी अमेठी और रायबरेली के लोगों ने गांधी परिवार पर जमकर भरोसा किया। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 52 सीट जीती। रायबरेली से सोनिया गांधी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से 55,000 वोटों के अंतर से हार गए। इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी मैदान में नहीं होंगी। अमेठी से राहुल गांधी एक बार हार चुके हैं, इसलिए बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा में देरी ने बीजेपी को तंज कसने के मौके दे दिए हैं। जिस अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ बताती थी, सत्ता में कितने लंबे समय तक रहे, लेकिन उस अमेठी और रायबरेली के लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं किया। आज देखिए किस तरीके से अमेठी से उल्टे पांव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता उल्टे पांव भाग खड़े हुए। वहां पे अपने कांग्रेस पार्टी को वहां कोई गंभीर प्रत्याशी नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। अमेठी से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि रायबरेली से बीजेपी ने भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस इसी आधार पर कह रही है कि कोई देरी नहीं हुई। कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? उन्होंने बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं कि जब कांग्रेस के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता हैं, तो वो उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही? जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातों में छिपा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में सरप्राइज मिलेगा। सवाल यह है कि कांग्रेस कौन सा सरप्राइज लेकर आने वाली है? सस्पेंस सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर ही नहीं है। यूपी की कैसरगंज सीट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कैसरगंज में सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं कि वो किसे उम्मीदवार बनाएगी। सवाल इसलिए है क्योंकि कैसरगंज में भी नामांकन भरने के लिए अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कैसरगंज से बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह लगातार 3 चुनाव भारी अंतर से जीतकर संसद में पहुंचे थे। वो इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन बीजेपी उनके नाम की घोषणा करने से कतरा रही है। दरअसल पिछले साल जनवरी में बृजभूषण शरण सिंह पर देश के जाने माने रेसलर्स ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप हरियाणा के जाट पहलवानों ने लगाया था, इसीलिए यह हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के जाटों के बीच बड़ा मुद्दा बन गया था। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजेपी विवाद से बचना चाहती थी, इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनकी पत्नी या बेटे को टिकट देने का ऑफर दिया गया, पर बृजभूषण खुद लड़ने पर अड़ गए, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव के पहले 2 राउंड खत्म होने का इंतजार किया। पहले 2 चरण में राजस्थान और पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। अब हरियाणा की 10 सीटें बची हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, लेकिन बीजेपी के अंदर एक राय ये भी है कि हरियाणा के ज्यादातर जाट वोटर्स बीजेपी के साथ नहीं है, इसीलिए अब बृजभूषण शरण सिंह या उनके परिवार को टिकट देने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के रणनीतिकारों ने कैसरगंज सीट और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर लंबी चर्चाएं की हैं। TV9 संवाददाता अमोद राय ने जानकारी दी है कि 24 घंटे के अंदर कैसरगंज के टिकट का ऐलान होगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कांग्रेस ने सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है, लेकिन राहुल शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले राहुल गांधी का एक इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो शतरंज के खेल की बातें कर रहे हैं।
तीसरे फेज में 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोटिंग से पहले राहुल गांधी के इस वीडियो का क्या मतलब है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको इस वीडियो का एक हिस्सा दिखाते हैं। The first time I played chess was when I was 7 years old, and this person taught me chess. They just taught me the rules, and then I played the game with them. And then the first time I played, I beat them, and they got really angry with me because I beat them. One of the most interesting things about chess is once you start to get slightly better at it, the opponent's pieces actually operate almost like your own. So you don't just look at your pieces, you look at the opponent's pieces, your pieces, and the board. And then very often it can be that an opponent's piece that is a very powerful piece for the opponent is actually working for you. Like Kasparov, he puts a lot of psychological pressure. He's a non-linear thinker. आपने देखा है इस वीडियो में राहुल गांधी शतरंज की बारीकियां बता रहे हैं, तो ये सवाल पूछे जाने लगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जानने से पहले आपको उनके कुछ कीवर्ड्स दिखाते हैं। मोहरे, दाव, विपक्ष, सेंटर, बोर्ड, आइडिया, खेल, दबाव और टेढ़ी चाल। इस बातचीत में उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। शतरंज की चाल और राजनीति का कनेक्शन समझाया। शतरंज और सियासत में काफी कुछ समान है। शतरंज की बिसात पर दोनों तरफ राजा होते हैं, वजीर होते हैं, प्यादे होते हैं, दाव चले जाते हैं। जो खिलाड़ी सामने वाले की चाल समझकर अपना दाव खेल दे, वो आखिर में चैंपियन होता है। सियासत में भी कुछ इसी तरह होता है। अपने वीडियो में राहुल गांधी शतरंज और सियासत की यही समानता और बारीकियां बता रहे हैं। राहुल गांधी आजकल राजनीति में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। रैलियों के अलावा वो वीडियो जारी करके भी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। शतरंज और सियासत वाले वीडियो से 12 दिन पहले 19 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में कार के अंदर वो अपने छोटे डॉगी के साथ खेलते नजर आए। पहले ये किसी नॉर्मल वीडियो की तरह लगा, लेकिन दरअसल ये ध्यान खींचने की शुरुआत भर थी। इसके बाद वो बेरोजगारी, गरीबी और इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा करने लगे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। 23 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बार फिर गरीबी रेखा से नीचे डाल दिया। हमने उनको निकाला था, नरेंद्र मोदी जी ने वापस डाल दिया। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कैम नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किया है। ठीक इसी अंदाज में आज उन्होंने फिर वीडियो जारी किया। बस इस बार डॉगी की जगह शतरंज और उसकी बिसात और मोहरों के जरिए राजनीति की चर्चा थी। In chess, the idea is make sure that you're controlling the center, and you can apply pressure on the center from the sides in different ways. But if you don't understand the center and you don't have a view on the center, you cannot play chess properly. In the same way, if you don't have a clear idea of what you're trying to do in politics, you don't understand the center, and it means you won't be able to operate. राहुल इस वीडियो में कभी प्लेन तो कभी कार में नजर आए। जब उनसे ये पूछा गया कि भारतीय नेताओं में सबसे अच्छा शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो उनका जवाब क्या था, ये सुनिए। राहुल गांधी के ये वीडियो सामान्य नहीं बल्कि सियासी संदेशों और उसके दांव पेच से जुड़ा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शतरंज से राहुल का पुराना कनेक्शन रहा है। ये तस्वीर 21 दिसंबर 2018 की है। तब वो छुट्टियां मनाने शिमला गए थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ शतरंज खेला था। राहुल गांधी ने कहा कि सियासी शतरंज के वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उनके चैलेंज से इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें आएंगी। हालांकि आज एक चैलेंज पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश को लिखित में गारंटी दे कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं देगा। इंडी गठबंधन को मेरी ये चुनौती है कि घोषित करे कि वो गारंटी दे, देश को लिखित में दे, क्योंकि उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। घोषित करें। दूसरी घोषणा करें,
SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। करे घोषणा? नहीं करेंगे। मैं जानता हूं ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। और देखना मीडिया का उनकी जो जमात है ना, जो उनके गाजे बाजे बजाते हैं, वो मेरी इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि उनकी रक्षा में लगे हैं। पण भाइयों, તમે ગુજરાતીઓ મને મોટો કરો છે ને તમે ચિંતા કરો, હા? એમનો ખેલ પૂરો જ આ વખતે।